हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी की जीएस की सेकंड सीरीज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से सेकंड सीरीज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है। जी, भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है। तो एलिफेंटा पास जो है वो श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, टाइफाइड। कौन सी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। तो वो मेनिंजाइटिस बीमारी है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर हम निमोनिया, हैजा और टाइफाइड की बात करें तो ये जो तीनों रोग हैं, निमोनिया, हैजा, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जी, कौन से रोग हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य के रचयिता कौन है। यानी गीता रहस्य जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है। बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने इस गीता रहस्य की रचना की है। अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी नाम है। इन्होंने एक समाज की भी स्थापना की थी। कौन से समाज था? सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज था? सत्य शोधक समाज था। और ये सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पे करते हैं? तो महाराष्ट्र में करते हैं। ओके, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक की अगर हम बात करें तो डिवाइन लाइफ है। कौन सी पुस्तक है? डिवाइन लाइफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3, Na, NO3, Na, OH, N2O। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें क्या है? चिली साल्ट पीटर का सूत्र NaNO3 है। अगर हम NH3 की बात करें, NH3 अमोनिया का सूत्र है। किसका सूत्र है? अमोनिया का। अगर हम NaOH की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या? कास्टिक सोडा कहते हैं। N2O आप सभी लोग जानते होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है, कोबाल्ट मिलाया जाता है, जिलेटिन मिलाया जाता है या पॉलीकार्बोनेट मिलाया जाता है। तो आइसक्रीम को रवा बनने से बचने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कहाँ पे किया जाता है? दूषित यानी कि अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया से अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है उसमें पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन केशिकत्व का उदाहरण है। जी, आप लोग फटाफट से बताइए केशिकत्व का उदाहरण कौन सा है। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, स्याही का सोखना, तौलिए के एक भाग को गीला करने पर दूसरा भाग गीला हो जाना। तो इसमें सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। केशिकत्व के ये सभी उदाहरण हैं। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, स्याही का सोखना, तौलिए का एक भाग से दूसरे भाग गीला होना, फाउंटेन पेन जो होता है, फाउंटेन पेन भी केशिकत्व का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के ताप
कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पीयूष ग्रंथि। तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये क्या करता है? याददाश्त, यानी कि जो भी हम चीज़ें रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो वो स्टोर कहाँ रहता है? सेरिब्रम में रहता है। ओके। सेरिबेलम की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है, हम कोई चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो किससे होता है? सेरिबेलम से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 4 फरवरी, 24 मार्च या 19 अप्रैल या 28 फरवरी, किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 4 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? कैंसर दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो टीबी दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। ओके, लीवर डे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी थी? भारत की जो पहली बनाई गई थी युद्धक मिसाइल वो कौन सी थी? पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र, नाग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पृथ्वी थी। ठीक है, पृथ्वी सबसे पहली युद्धक मिसाइल के नाम से जानी जाती है। अगर हम पृथ्वी और अग्नि की बात करें, पृथ्वी और अग्नि की बात करें तो ये दोनों सतह यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अस्त्र की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। नाग कैसी मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक, यानी टैंक को ध्वस्त करने वाली कौन सी मिसाइल है? नाग। नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन कौन सा है? हेलिना। नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन क्या है? हेलिना है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी? जी, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ऑप्शन होगा ए, डलहौजी के शासनकाल में रेलगाड़ी चलाई गई थी पहली बार। कब? 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी? मुंबई से लेकर के थाने तक। ओके, मुंबई से लेकर के थाने तक ये चलाई गई थी। अगर हम ये बात करते हैं कि रेलगाड़ी जो पटरियाँ थी, रेल की पटरियाँ हैं, उनका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में होता है? तो कर्जन के शासनकाल में होता है। और रेलवे आयोग की बात करते हैं, रेलवे आयोग कौन सा है? रेलवे आयोग तो रॉबर्टसन आयोग है। ओके, रेलवे आयोग रॉबर्टसन आयोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जी, केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम है या भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, शास्त्रीय है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, कथकली और मोहिनीअट्टम है। ठीक है, अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय की अगर हम बात करते हैं तो असम का है। शास्त्रीय कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य असम का है। कथक उत्तर भारत का है। ठीक है, और उड़ीसा में उड़ीसी होता है शास्त्रीय नृत्य।
मणिपुर में मणिपुरी होता है। तो टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। सबसे अगर नवीनतम की बात करें तो नवीनतम कौन सा है? शास्त्रीय है। सबसे नवीनतम कौन सा है? शास्त्रीय है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है, सबसे नवीनतम जो है वो शास्त्रीय है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? तो जैसे कि परिवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंट क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु है और वो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है और फिर वापस से उसी अवस्था में आई है अगर, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, पानी से बर्फ़ बनता है, बर्फ़ जब पिघल जाता है वापस से अपनी उसी स्टेट में आ जाता है, अपने मतलब बर्फ़ पिघलने के बाद क्या हो जाता है? फिर से पानी हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा से अपनी स्टेट में यानी अपनी स्थिति में, पुरानी स्थिति में नहीं आता है। ओके, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर इसमें क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो फलों का पकना। क्या आप लोग बताइए, क्या फलों का पकना यानी जो फल पक जाता है वो दोबारा से क्या फिर से कच्चा होता है? नहीं होता। इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम मोम का जलना कहें, मोमबत्ती जो जलती है यानी मोम का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगर हम मोम का पिघलना कहें, हमने क्या किया? मोम को पिघलाया और फिर से छोड़ दिया उसी, तो वो मोम क्या हो जाएगी? फिर से जम के फिर उसी स्टेट में आ जाएगी। पहले जमी हुई थी, फिर हमने पिघला दिया, लिक्विड अवस्था में आ गई, उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया, फिर वो सॉलिड अवस्था में आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, मोम का जलना और मोम का पिघलना। जब ये बताइए कि जो मोम जल जाती है, क्या जली हुई मोम जो जल कर मतलब ख़त्म हो जाती है वो दोबारा से वापस से मोम बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन जो पिघल जाती है मोम वो उसी स्टेट में फिर से आ जाती है। दूध का दही बनना, दूध से दही बन सकता है लेकिन दही को दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मोम का पिघलना। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर का। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 62 ईयर का। तो आप लोगों को याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर का। तो हो सकता है कि थोड़ा 65 और 62 आप लोगों को कन्फ्यूज करे। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? बड़ा है, तो 65 क्या है? बड़ी संख्या है। तो आपने बड़ी संख्या, बड़े मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ा है हाई कोर्ट से, इसलिए यहाँ पर ये कोई मतलब क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को लॉजिक बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है इसलिए 65 यहाँ रख दीजिए और हाई कोर्ट छोटा होता है क्योंकि हाई कोर्ट में 62 रख दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो कभी क्वेश्चन गलती हो सकती है, 62 की जगह 65 आंसर क्लिक हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा किसकी आयु की ज्ञात की जा सकती है? यानी रेडियो कार्बन काल याद आ गया होगा आप लोगों को। कार्बन 14 की बात हो रही है यहाँ पर। कार्बन 14 रेडियो कार्बन इसे कहा जाता है। इससे किसकी आयु का पता लगाया जाता है? जी हाँ,
जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। अगर हम पृथ्वी और चट्टान की बात करें तो यूरेनियम 235 से पृथ्वी और चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। पेड़ों की आयु उनके वलय से ज्ञात की जाती है। पेड़ की आयु उनके वलय से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? जी, ब्लड, पहले तो आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि ब्लड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। जी, सभी लोग बताएंगे, कोई भूलेगा नहीं। ओके, ब्लड का पीएच मान, ब्लड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अब हम बात करते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। यानी कि ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं क्षार और अम्ल में डिफरेंट क्या होता है, तो 7, जो भी 7 से नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। ठीक है, 7 से नीचे जिसका भी पीएच मान होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। लेकिन 7 से जैसे ही 14 तक बढ़ता है, 7 से आगे जो बढ़ता है तो वो क्या होता है? बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? 7.4 है, यानी कि 7 से अधिक है, तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। 5.4 क्या है? क्षारीय, अम्लीय है। और 5.4 किसका मान होता है? तो एसिड रेन का। ठीक है, एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? 5.4 होता है। एसिड रेन के कारण ही क्या है, जो ताजमहल की दीवारें पीली हो गई हैं, वो एसिड रेन के कारण ही कहा जाता है, हुआ है। एसिड रेन को क्या कहा जाता है? दीवारों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, एसिड रेन किससे होते हैं? तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड रेन में आते हैं। अगला हम बात करते हैं 2.4 किसका है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? जी, पीयूष ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, आप लोगों को हिंट कर रही हूँ, 3 हार्मोन निकलते हैं और इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और एक ऑप्शन है जो पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स नहीं निकलता? हार्मोन्स, ओके, मैं यहाँ पर सही कर दे रही हूँ, नहीं निकलता। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये जो प्रोलैक्टिक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दुग्ध का निर्माण करना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ये प्रसव पीड़ा में सहायक होता है। अगला हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है? तो बार बार मूत्र का आना वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण होता है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की बात करें तो ये मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। किसमें? मादा जनन तंत्र में पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, तो पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन्स नहीं निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, येलो केक के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है? जी, येलो केक के नाम से कौन से तत्व को जाना जाता है? यूरेनियम, लिथियम, ओस्मियम, ब्रोमीन। येलो केक के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। लिथियम की बात करें तो सबसे हल्का तत्व है। परमाणु, ये लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व है। क्या है? सबसे हल्का तत्व है। अगर हम ओस्मियम की बात करें तो ये सबसे भारी तत्व है। ठीक है, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, एक अधातु है, एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान यानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, द्रव अवस्था में। अगर हम एकमात्र धातु की बात करें
जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो क्या है? पारा, यानी कि मरकरी या पारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जी, भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को या एम.एस. स्वामीनाथन को, जुंको तेबई को, विनोबा भावे को, किसको माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर हम विश्व में बात करते हैं, विश्व में ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है। जुंको तेबई की बात करें तो जुंको तेबई विश्व में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? जुंको तेबई है। लेकिन हम अगर इंडियन फीमेल की बात करें, सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला थी? तो वो बछेंद्री पाल थी। लेकिन हम विश्व की सबसे पहली महिला की बात करेंगे तो वो हिमालय पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुंको तेबई थी। विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे ने आज़ादी के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन का आयोजन किया था, शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा किस स्टेट में होती है? जी, आम्र वर्षा किस स्टेट में होती है? केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, बेंगलुरु। कौन सा आंसर सही होगा? केरल और कर्नाटक। ठीक है, केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। इसे और किस नाम से जानते हैं? मैंगो रेन। ठीक है, मैंगो रेन के नाम से जानते हैं। असम में कौन सी वर्षा होती है? रेन। ठीक है, असम में टी रेन होती है। असम में टी रेन होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर कौन हैं? लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर कौन है? जी.बी. मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है ओम बिड़ला। तीसरा मीरा कुमारी। चौथा है फातिमा बीबी। ठीक है, तो लोकसभा के अगर हम प्रथम यानी पहले प्रवक्ता की बात करते हैं, स्पीकर की, तो वो जी.बी. मावलंकर होंगे। लेकिन अगर यहीं पे एक वर्ड जुड़ जाता है कि पहली महिला स्पीकर अगर हो क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे? मीरा कुमार को। ठीक है, मीरा कुमार को। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में कौन है स्पीकर? प्रेजेंट में स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला हैं। फातिमा बीबी ये कौन है? फातिमा बीबी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फातिमा बीबी कौन है। ठीक है, तो फातिमा बीबी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई हैं, जो कि न्यायाधीश हैं। ये पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। तो आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी लोग। और जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और माना कि 20 ही क्वेश्चन होते हैं, 20 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। और मैं चारों ऑप्शन को आपको ऐसा रखती हूँ कि चारों ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन के बाद आंसर पर टिक लगवाया, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें जितने 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन ऐसे रखा जाता है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए, ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी ऑप्शन रख दिया जाए। तो आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। अब मिलते हैं कल अगली टेस्ट सीरीज़ में।